So in our today's lecture, we are going to start with the different types of companies which are there. So ये institute के module से आपको list दिया हुआ है what are the different types of companies that are there. But हम इसके हिसाब से बात नहीं करेंगे. We will look into uh, the different types of companies from a very different perspective. तो before I start with this, I want to ask you, अगर आपसे कोई पूछे what are द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमंस, या अगर आपको ह्यूमंस को क्लासिफाई करना हो तो आप कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो? इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्लासिफाई ह्यूमन? सो यू कैन से द ह्यूमंस कैन बी, लेट्स से, अच्छा चलो आंसर आ रहा है, ओके बताइए, वेरी गुड. एज, ओके. जेंडर, सबसे कॉमन क्या रहता है? जेंडर. क्या आप ह्यूमंस को सबसे पहले बाइफरकेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर? ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ एज. ओके ओके. अपराजिता बोलती है हाइट. हाइट के लिए अगर आप बाइफरकेट करोगे ना, तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं वो, फॉरगॉट दैट वर्ड, रेसिज्म बोला जाएगा. बुलिंग करना, लंबू, छोटू, राइट? सो रेस, हाँ, बट नेशनैलिटी कैन बी वन ऑफ द way where you can do it based on the nationality, right? Then again, based on religion, okay, you can bifurcate humans into the religion. What else? What else can be there? Okay, the languages which people speak, okay, on the basis of, okay, ठीक है, languages which are spoken by them. So can I say based on the language, mother tongue, what is your mother tongue, उसके basis पे हम यहाँ पे bifurcate कर सकते हैं. Okay. What else? What else? और bifurcate अगर आपको करना है, qualification, very good. Based on qualification also we can do, correct? Then even based on income, इन कौन से इनकम ब्रैकेट में आप फॉल करते हो? रीजन इज अगेन योर नेशनैलिटी को मैं ही लेके आता हूँ, रीजन को मैं नेशनैलिटी में ले आता हूँ, और एथनिसिटी और ये सब अगर आप बोलते हो तो मैं उसको रिलीजन के हिसाब से ले आता हूँ यहाँ पे. और बताइए, व्हाट एल्स आप ह्यूमंस को बाइफरकेट कर सकते हो? एज में आप बोल सकते हो कि चिल्ड्रन, यूथ, एडोलेसेंस, उस तरह से करके, ओल्ड एज पीपल, वो वाला आप यहाँ पे कर सकते हो. Then what else? What else you can bifurcate humans into? What else you can bifurcate humans into? अगर आपको bifurcate करना हो तो? What else? और कैसे bifurcate कर सकते हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरा काम इतने में भी हो जाएगा. All right. Now lifestyle, okay, ठीक है. चलो आप देखो, मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ. Let's pick up one person. किसी का भी नाम आप यहाँ पे ले लो. The food they eat, okay. चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं. लेट्स टेक रिया, आप ही को ही लेते हैं. नाउ टेल मी, रिया, जेंडर फीमेल, ओके. एज के अंदर अगर मैं बताऊं तो वी कैन से टीन एज, शी इज अ टीनेजर. नेशनैलिटी में अगर बताओ तो इंडियन, राइट? रिलीजन हिंदुइज्म और एथिस्ट. रिया, हिंदुइज्म, ओके. सो सिंस अभी आया नहीं, बट लेट्स से रिलीजन में हिंदुइज्म, लैंग्वेज में आप जैसे बोल दो, लेट्स से हिंदी, ओके. क्वालिफिकेशन में अभी आप बोलोगे शी इज स्टिल स्टूडेंट. इनकम में अगर आप बोलोगे तो लेट्स से यू कैन से मिडिल क्लास, राइट?
अब मुझे बताओ, रिया एक है, शी इज ओनली वन पर्सन। आप ये देखो, देयर इज ओनली वन रिया। Riya is a female. She is also a teenager. She is also an Indian. She is also a Hindu. She speaks Hindi. She is a student. She is in middle class. तो आप मुझे बताओ, रिया एक है या रिया सात है? Are we talking about seven रिया or we are talking only about one रिया? सेवन कैसे? ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7। So if I say Ria is a female, she is also a teenager, she is an Indian, she is Hindu by religion, she speaks Hindi, that's her mother tongue, she is a student, she belongs to middle class. क्या आप ये बोलोगे मैं सात अलग अलग इंसानों के बारे में बात कर रहा हूँ या एक इंसान के बारे में? आप मुझे बताओ, मैं कितने कितनों के बारे में बोल रहा हूँ? सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये मैंने नहीं बोला है, ये आप लोगों ने बोला है और आप लोगों ने करेक्ट बोला है, ठीक है। आप लोगों ने गलत नहीं बोला, आप लोगों ने करेक्ट बोला है, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं इस चार्ट को एज इट इज छोड़ता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, when we talk about the different types of companies, so same way when we are going to bifurcate company, normally आपसे अगर कोई पूछता है how many types of companies are there, so most common answer which people are going to give you is एक तो पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। बट अब से अगर आपसे कोई क्वेश्चन, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट यू हैव, देन इन दैट केस यू वुड हैव टू आस्क यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। जैसे अगर आप ये देखो, ये क्या था, ये ह्यूमंस को हमने बाइफरकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ। तो अगर हमें रिया को फिट इन करना है किसी एक कैटेगरी में, तो वी विल हैव टू नो ऑन व्हाट बेसिस वी आर बाइफरकेटिंग रिया, राइट। ह्यूमन हम कौन से कैटेगरी में डाल रहे, तो बेस्ड ऑन रिलीजन शी वुड बी हिंदू, राइट। अब वहां पर अगर कोई पूछे नहीं, आपसे पूछा व्हाट इज द बेस्ड ऑन द रिलीजन व्हाट रिया इज और आप वहां पे आंसर करो कि नो रिया इज फीमेल, तो गलत हो जाएगा ना आंसर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिलीजन ऑफ रिया और रिया फॉल्स इनटू व्हिच रिलीजन कैटेगरी, उस टाइम पे आप बोलो नो रिया इज स्टूडेंट, तो आप देखो गलत आंसर नहीं कर रहे हो, बट जो पूछा है वो आंसर नहीं कर रहे, कुछ और आंसर कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, we will have to discuss it, and we'll have to first and foremost ask on the basis of what. So there are different bases on which the company can be bifurcated. So first category अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो मैं बोल सकता हूँ on the basis of members, right? On the basis of members. So when we talk about on the basis of members, तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास दो तरह के कैटेगरी होते हैं। एक होता है पब्लिक कंपनी, ठीक है, और एक होता है आपके पास प्राइवेट कंपनी। एक आपके पास पब्लिक कंपनी है, एक आपके पास प्राइवेट कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी में अगर आप देखो तो पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं? देयर कैन बी इनफाइनाइट मेंबर्स। In case of a public company, there can be infinite members. But when we talk about a private company, so this private company has been further bifurcated into two categories, rather three categories. One category would be called as one person company, OPC. इसको हम बोलते हैं one person कंपनी। सो व्हेन वी से वन पर्सन कंपनी, ठीक है, अब वन पर्सन कंपनी में आपका मिनिमम कितने मेंबर होंगे? मिनिमम वन मेंबर, और मैक्सिमम भी कितने मेंबर्स होंगे? मैक्सिमम भी वन ही होगा, ठीक है। तो दिस इज योर वन पर्सन कंपनी। दूसरा कैटेगरी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी का आ जाएगा, जिसमें मैं आपको बोलता हूँ यू हैव अदर प्राइवेट कंपनी। सो अदर प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आप देखो तो अदर प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको दिखेगा दैट यू हैव वन कैटेगरी which is called as a small company, okay, and you have another category which is again called as other private company, right? Other private company, यहाँ पर आपको देखना होगा कितने तरह के आपके मेंबर्स होंगे। इसमें भी आपके पास मिनिमम इसमें मिनिमम आपके पास दो मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। So you can have a minimum of 2 members, and maximum कितने members हो सकते हैं आपके पास? मैक्सिमम हो सकते हैं यहाँ पे आपके पास 200। यहाँ पर आपके पास क्या था? इधर मैंने आपको सिर्फ मैक्सिमम बताया था। I will also write here that in case of a public company, you need to have
a minimum of 7 members and maximum number of members का कोई लिमिट नहीं है. There can be infinite number of members. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, that's a small company and other private company, दोनों में अगर मिनिमम मेंबर्स 2 और 200 ही है तो सर why we have created a separate category. आपने पब्लिक को स्प्लिट किया, पब्लिक प्राइवेट को, बिकॉज वी अंडरस्टैंड 7 एंड इनफाइनाइट. आपने ओपीसी और अदर प्राइवेट कंपनी को भी स्प्लिट किया, अंडरस्टैंड 1 1 एंड हियर 2 एंड 200. बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो आप ध्यान रखना, स्मॉल कंपनी कोई वैसे अलग कैटेगरी नहीं है, बट इन प्राइवेट कंपनीज के अंदर ही हमने कुछ कंपनीज को बोला हुआ है कि आप ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं हो, आप एक छोटी कंपनी हो, और छोटी कंपनी होने की वजह से आपके ऊपर हम कंप्लायंसेस कम डालेंगे. ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा कंपनीज एक्ट के अंदर कि आपको ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ये सारा काम आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा. तो दैट्स द रीजन वी हैव क्रिएटेड अनदर कैटेगरी ऑफ कंपनीज विच इज कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी. इस स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के अंदर इस बार बजट में डेफिनेशन के अंदर चेंज भी आया है. मैं आपको ये भी बताऊंगा पहले क्या था और बाद में क्या चेंज हो गया बजट के बाद. ठीक है सर, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? आप एग्जाम में वही लिखोगे जो बजट के पहले था. बजट के बाद में जो था वो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे. सो व्हेनेवर आई विल टीच यू स्मॉल कंपनी, that point of time I will exclusively write it there that is not relevant for your exam, right? और concept क्या था small company का? that we don't want the compliance burden to be too much on the company, so relaxations have been given. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. ओपीसी के अंदर तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो छोटे बिजनेसमैन है, जो सोल प्रोपराइटर्स है, उनको आप मोटिवेट कर रहे हो कि आप एक काम करो, ओपीसी में अपने आप को कन्वर्ट कर लो, 1% कंपनी कर लो, ताकि आप भी मेन लाइन से जुड़ जाओ. ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं इंडिया के जीडीपी सेक्टर का, जीडीपी का, या फिर कुछ भी इनकम वगैरह का, तो उसमें दो सेक्टर्स होता है. एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो अगर आप बिग बाजार में जाके सब्जी खरीदते हो, दैट इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर. लेकिन अगर आप स्टेशन के बाहर किसी सब्जी वाले से, या जो आपके घर के आसपास में जो सब्जी वाला है, फ्रूट वाला जो वेंडर फुटपाथ पे, रोड पे या ठेले पे आपको सामान बेचता है, वो आ जाता है किसमें? दे ऑल कम इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. इसीलिए उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि देखो स्मॉल जो ये आपके बिजनेसमैन है, सोल प्रोप्राइटर्स, उनके लिए कोई एक्ट तो है नहीं. आपका मन है आप जब बिजनेस को स्टार्ट करना चाहो, आपका मन जब आप बिजनेस को बंद कर दो. सो दे, lot of them are not part of the organized sector, lot of them are part of the unorganized sector. The only tracking that you have is the GST license which they get, और the income tax return जो वो फाइल करते हैं. उसके अलावा उनका ट्रैकिंग रखना काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है. तो उन सबको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन सेक्टर के अंदर जोड़ रहे हैं. सो दिस इज अगेन योर ओपीसी. सो ये आपके पास है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स यू विल हैव अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी. फिर अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए देन नेक्स्ट, तो आपके पास आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ. ठीक है, so second is on the basis of objective. What is the purpose of the company? On the basis of the objective of the company. So when we talk about on the basis of the objective of the company, तो यहाँ पर आपको क्या देखना होगा? On the basis of objectives, यहाँ पर एक होता है कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है not for profit, right? Objective is not for profit, not to earn profit. और फिर आपके पास आता है others, राइट. अदर्स में बेसिकली जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग इज देयर ऑब्जेक्टिव. सो यहाँ पर मैं अदर्स की जगह ये लिख देता हूँ प्रॉफिट मेकिंग. सो द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए है वो कौन से हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी. और जो यहाँ पे प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए उनको हम बोलते हैं अदर देन सेक्शन 8 कंपनी. It's other than section 8 company, or you can say it's a non section 8 company. Now एक बहुत बड़ा myth होता है that कि एक सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाता. ऐसा नहीं होता है. सेक्शन 8 कंपनी दिस अर्न्स प्रॉफिट, राइट. सो इफ दे अर्न प्रॉफिट दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट. ये डिफरेंस है. इफ दे अर्न प्रॉफिट it is not distributed, it is not distributed to the members. तो सर उस प्रॉफिट का हम क्या करते हैं? सच प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड.
सच प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड, आप पूरे के पूरे प्रॉफिट्स को दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी का, तो अगर ये प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर ये दे आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट्स। यू आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स हियर। तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कोई आपको बोले कि सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाता, तो वहां पर वो गलत है। सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमाता तो है, लेकिन वो प्रॉफिट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। थर्ड आ जाता है कि आपके पास आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास ब्रॉडली दो ही तरह के कंपनी होते हैं। एक ऐसे कंपनी जिसके सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और ऐसे कंपनी जिसके सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो यू आर गोइंग टू गेट लिस्टेड कंपनीज, ओके, you are going to get the listed companies and the unlisted companies, unlisted companies, राइट। सो लिस्टेड कंपनीज कौन से होते हैं, किसी भी कंपनी का अगर सिक्योरिटी, तो अगर मैं बात करता हूं सिक्योरिटी का, तो आई डोंट जस्ट मीन इक्विटी शेयर्स, हो सकता है कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स, हो सकता है कंपनी के डिबेंचर्स, कोई भी सिक्योरिटी जो है दैट इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, that is listed and traded on the stock exchange, तो उसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, that would be called as the companies which are listed and others are unlisted company, इनके सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट या ट्रेड नहीं होते। तो ये आपके पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू स्टॉक मार्केट। फिर आप देखिए आपके पास एक और कैटेगरी आता है, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सो इफ यू रिमेंबर, जब हम फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे तो मैंने ये टॉपिक आपके लिए छोड़ दिया था, और मैंने आपको बोला था जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, राइट। या ध्रुवी, ध्रुवांशी स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, ये मैं वैसे भी आप लोगों के पीपीटी के अंदर डालूंगा मैं, डोंट वरी, दिस इज ऑल देयर इन द पार्ट ऑफ पीपीटी। ये रहा देखो, आई हैव नॉट डिलीटेड दिस। मैं जब ब्लैंक स्क्रीन क्रिएट करूँ ना, यहाँ से देखो, जब व्हेन आई डू इट लाइक दिस, और जब मैं यहाँ से ऐसे ब्लैक स्क्रीन ये क्रिएट करूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, राइट। ये आपके पास ऑलरेडी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है, और मैंने बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लैक कलर रखा था सो दैट ये पढ़ने में आप लोगों को इजी और आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़े। बिकॉज अगर व्हाइट स्क्रीन रहता, भी आप नोटिस करोगे व्हेन द स्क्रीन इज व्हाइट, तो आपकी आंखों में मतलब थोड़ा सा वो प्रेशर सा फील होगा आपको अचानक से जब रहता है, पर ब्लैक स्क्रीन में इट डजेंट अफेक्ट योर आईज, राइट। आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ता, इसलिए मैं ब्लैक स्क्रीन का यूज करता हूँ। सो ये वाला पार्ट है। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सो व्हेन वी से ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो मैंने जब आप लोगों को लाइबिलिटी के फीचर्स के बारे में बता रहा था, फीचर्स ऑफ द कंपनी, दैट द कंपनी इज गोइंग टू हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, तो मैंने ये पॉइंट को छुड़ा दिया था और मैंने बोला था व्हेन आई विल टीच यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द bifurcation of the company on the basis of liability. So if you see here, generally when we say the liability of the company, right, or the liability of the members rather than company, liability of the members, तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ on the basis of liability, but liability किसका, liability of the members। so अगर आप ये देखते हो तो एक आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं कि मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। जी हाँ, इस टाइप का कंपनी भी होता है जहां पर कंपनी का लाइबिलिटी मतलब मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। और फिर आपके पास ऐसा भी मिलेगा जिसमें लाइबिलिटी क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। एंड व्हेन वी से द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, तो लिमिटेड के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आता है लिमिटेड बाय, तो ये भी आपके पास आ जाएगा। सो इट कैन बी लिमिटेड बाय द शेयर्स,
तो इस केस में क्या होगा, आपने जो शेयर सब्सक्राइब किया है उसके ऊपर जितना अमाउंट आपको कंपनी को पे करना है, आपका मैक्सिमम लायबिलिटी सिर्फ उतना है। तो आपने अगर किसी कंपनी के अंदर 100 रुपीज के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, तो आपका मैक्सिमम लायबिलिटी कंपनी में कितना रहेगा, 100 रुपीज। एंड वंस यू हैव पेड 100 रुपीज टू द कंपनी, आफ्टर दैट योर लायबिलिटी इज जीरो, इररेस्पेक्टिव कंपनी का कितना भी लाइबिलिटी हो। कंपनी को भले ही 100 करोड़ पे करना हो, बट योर मैक्सिमम लाइबिलिटी वुड बी ओनली 100 रुपीज। सो ये हो गया बाय द शेयर्स। फिर आ जाता है आपके पास लिमिटेड बाय गारंटी, right? This is limited by guarantee. So when I say the company is limited by guarantee, then in that case it is basically आप वहां पर एक गारंटी करते हो कि अगर कंपनी बंद हो गया, अगर किसी दिन कंपनी बंद हो गया, तो मैक्सिमम कितना अमाउंट आप दोगे। अगर कंपनी बंद हो गया तो आप मैक्सिमम कितना अमाउंट दोगे, उसको हम बोलते हैं इट इज लिमिटेड बाय गारंटी। अब एक डिफरेंस आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, आपका जो लाइबिलिटी है वो कब अराइज हो जाएगा, दिस विल गेट अराइज whenever the company calls for the money, right? So whenever the amount is called, whenever the amount is called, अब ये कब कब हो सकता है, this can be called during the life of the company, right? It can be called during the life of the company, ये आगे कंपनी भी लिख देता हूँ, and it can be called at the time of winding up, at the टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है कि कंपनी यहाँ पर क्या होने वाला है, बंद होने वाला है, तो उसको हम यहाँ पर उस वक्त हम पैसा मंगाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो यहाँ पर लाइबिलिटी आपका कब अराइज होता है, यहाँ आपका लाइबिलिटी अराइज होता है ओनली अपॉन वाइंडिंग अप, ओनली अपॉन वाइंडिंग अप। आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ पर एक अमाउंट की गारंटी दे देते हो कि यार चलो कल को अगर ये कंपनी बंद हो गई, तो मैं गारंटी देता हूँ दैट आई विल पे 5 लाख रुपीज। सो इसका अगर मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल बना कर दूँ, सो यू वुड से फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन दी लाइबिलिटी ऑफ लेट्स से 5 लाख रुपीज, आपने 5 लाख रुपए का गारंटी दे दिया। अब हो रहा है कंपनी बंद, जब कंपनी यहाँ पर बंद हो रहा है तो इसको वाइंडिंग अप बोल दो, लिक्विडेशन भी बोल सकते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विडेशन, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विडेशन। तो जब कंपनी यहाँ पर लिक्विडेट होगा, ठीक है, लिक्विडेशन के टाइम पे आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा कि लेट्स से कंपनी का जो लाइबिलिटीज निकल के आया है, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के लाइबिलिटी का, कंपनी का लाइबिलिटी है लेट्स प्रिज्यूम इट इज 2 लाख रुपीज, और आई से द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज 8 लाख रुपीज। तो अगर कंपनी का लाइबिलिटी 2 लाख रुपया है, तो आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट 2 लाख रुपीज, और अगर 8 लाख है तो आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, 5 लाख रुपीज। सो जब आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर बनते हो, आप वहां पर एक मैक्सिमम गारंटी अमाउंट दे देते हो, आप एक मैक्सिमम गारंटी अमाउंट दे देते हो कि अगर कंपनी बंद हो गया तो इतना अमाउंट मैं डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी को पे करूंगा। तो अगर कंपनी बंद हो गया तो जितना कंपनी का लाइबिलिटी आप पहले वो पता करते हो, इफ दैट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ गारंटी यू हैव गिवन, तो इन दैट केस आप वो अमाउंट को पे कर दोगे, और अगर ज्यादा लाइबिलिटी निकल के आ गया तो देन यू विल पे मोर, तो आप यहाँ पे 5 लाख रुपीज पे करोगे। बट एक चीज ध्यान रखना, दिस बिकम्स पेबल ओनली अपॉन द वाइंडिंग अप, नॉट बिफोर दैट। तो ये आपके पास हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। फिफ्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, राइट? अब यहां पर आप ध्यान रखना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार, तो जो मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था। अब जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गया वो गया काम से, और जो अच्छे से उसको पढ़ कर गया, समझ के गया, वो इसको यहाँ पर आंसर कर सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर अलग अलग तरह के कंपनीज होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, ठीक है? अभी एक बार सारे टर्म्स को आप समझ लेना, शायद इनमें से कुछ टर्म्स आपने पहले भी सुना हुआ हो। तो इसको एक होता है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, एक होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, वी कॉल इट एज अ सब्सिडरी कंपनी,
और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। तो इस बार के एग्जाम में एसोसिएट कंपनी आया था, तो जब हम पीवाईक्यू सेशन करेंगे तो हम यहाँ पर एसोसिएट कंपनी को डिस्कस करेंगे। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का अगर आप देखो, सो होल्डिंग कंपनी इज इन रिलेशन टू द सब्सिडरी कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इज इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी। मतलब वो वाला गाना नहीं था सुशांत सिंह राजपूत का, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो वाला आपको ध्यान रखना है कि इफ आई एम द होल्डिंग कंपनी देन द अदर इज द सब्सिडरी कंपनी, एंड इफ आई एम द सब्सिडरी कंपनी द अदर इज द होल्डिंग कंपनी। सो यू कैन नॉट हैव अ होल्डिंग कंपनी विदाउट सब्सिडरी, you cannot have a subsidiary without holding company, so it is in relation to each other। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, this is in relation to। So holding company is in relation to the subsidiary company is in relation to the holding company। सर एसोसिएट के साथ ऐसा पराया व्यवहार क्यों? तो एसोसिएट के साथ ऐसा नहीं होता, एसोसिएट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो उसके साथ हमारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि मैं आपका एसोसिएट कंपनी तो आप भी मेरे कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर एसोसिएट कंपनी रहोगे। अब ध्यान से आप यहाँ पे चेक करना क्या पॉइंट रहता है। होल्डिंग कंपनी वो होता है जो सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी इज द वन which controls subsidiary company। Holding company is the one which controls the subsidiary company। ठीक है, अगर आप सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करते हो तो अब या तो ऐसा हो या फिर आपके पास मोर देन 50% वोटिंग राइट्स है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी इज द वन विच हैज मोर देन 50%, ध्यान रखना, मोर देन 50% of the voting rights in the company, more than 50% voting rights in the company। तो अगर आपके किसी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आप उस कंपनी के क्या बन गए हो, होल्डिंग कंपनी। और दूसरा वाला आपके लिए क्या है, दूसरा वाला आपके लिए है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी कौन सा हो गया, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी आइदर holds the control or holds more than 50% of the voting rights। तो राइट यहां पर आपको यह ध्यान रखना है सब्सिडरी कंपनी। तो ये रहेगा। अब सब्सिडरी के अंदर आप देखना, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी है, देखो कैसे। तो ये हो गया आपका एच लिमिटेड। नाउ एच लिमिटेड holds more than 50% in the subsidiary company, so let's say this is S1 limited। S1 की भी एक और सब्सिडरी है, लेट्स से S2। अब सर S1 की सब्सिडरी S2 कैसे, क्योंकि आप देखो ये जो H लिमिटेड है ये कंट्रोल करता है S1 को, S1 कंट्रोल करता है S2 को, तो अल्टीमेटली S2 इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय H लिमिटेड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये भी इसका सब्सिडरी है, सो दिस इज S2 इज ऑल्सो सब्सिडरी, सो दिस इज सब्सिडरी ऑफ S1 एंड इवन H लिमिटेड। लेकिन अगर आप S1 का बात करो तो दिस इज व्हाट, दिस इज सब्सिडरी ऑफ H, बट दिस इज होल्डिंग कंपनी ऑफ S2। क्या आपको ये होल्डिंग सब्सिडरी समझ में आया? इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी क्लियर टू यू ऑल? क्या होल्डिंग एंड सब्सिडरी आपको क्लियर हुआ? तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी हुई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे फादर के फादर ग्रैंड फादर, ठीक है। तो अल्टीमेटली फादर तो लग ही रहा है ना नाम के अंदर, तो वो आपको ध्यान रखना है उस हिसाब से। तो होल्डिंग की होल्डिंग भी आपकी होल्डिंग कंपनी हुई। अब बात आता है एसोसिएट कंपनी का। तो एसोसिएट कंपनी इज वेरी सिंपल, एक कंपनी जिसके अंदर आपका 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, राइट। सो इन एसोसिएट कंपनी कौन सा होता है, सो एसोसिएट कंपनी इज इन रिलेशन टू, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे वर्डिंग्स को ब्रेक कर करके लिखूंगा, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, ओके, इन विच द अदर कंपनी और हाँ, in relation to the other company in which the other company holds 20% or more voting power, 20% or more of the voting
पावर, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी। आप मुझे बताओ क्या आपको ये समझ में आया? तो अगर मैं ओवरऑल आपको यहाँ पे एक रेंज बनाकर दूं, तो आप ये देखो, अगर किसी कंपनी के अंदर 0 से लेके 19.99% तक का स्टेट है, यहाँ तक का अगर आपके पास वोटिंग राइट्स है, तो यहाँ पर नथिंग, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास 20% से या उससे ज़्यादा, 20% से लेके 50% तक है, तो फिर आप क्या हो, आप एक एसोसिएट कंपनी हो। और अगर मोर देन 50% है, राइट, इफ इट इज मोर देन 50%, तो फिर आप क्या बन जाते हो, आप बन जाते हो सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अब देख रहे हो एसोसिएट के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। और कई बार कैसा होता है कि आपके पास 100% कंट्रोल रहता है, तो उसको हम बोलते हैं वोली ओन्ड सब्सिडरी। वोली ओन्ड सब्सिडरी, 100% सब्सिडरी जिसको हम बोलते हैं, वो आपके पास क्या हो जाता है, वोली ओन्ड सब्सिडरी। आप मुझे बताओ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं? इज दिस पार्ट क्लियर? क्या ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ, राइट? और इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो इसी एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन के ऊपर आ गया था, जहां पर ये पूछा गया था कि आप बताओ ये कंपनी एसोसिएट कंपनी है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, वोटिंग पावर यहाँ पर आपको देखना है, शेयर कैपिटल नहीं देखना। मुझे बताओ कौन से शेयर्स पे वोटिंग राइट होता है, विच शेयर हैज गॉट वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। वोटिंग राइट्स जो है वो किसके ऊपर होता है, which share has got voting rights? So voting rights is there in equity shares. Okay, voting rights is there in equity shares, and voting rights is not there in preference shares, right? Voting right is not there in preference shares, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। सर इफ 50% राइट है तो भी वो नहीं, 50% पे भी होल्डिंग होल्डिंग कंपनी नहीं होगा, 50% पे भी होल्डिंग कंपनी नहीं होगा, 50% तक आप एसोसिएट हो, मोर देन 50, सो 50.01% मेक्स यू अ होल्डिंग कंपनी, 50.01% मेक्स यू अ होल्डिंग कंपनी। दो जब आप आगे सीए इंटर में मिलोगे, सीए फाइनल में जब मिलोगे, तो मैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा टर्निंग, ट्विस्ट एंड टर्न लेके आऊंगा, देन आई वुड से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखो, तो 50% पे आप सिर्फ एक एसोसिएट कंपनी बनाते हो दूसरे को, आप खुद ना तो होल्डिंग बनते हो ना वो आपकी सब्सिडरी बनती है। टू मेक इट एज अ सब्सिडरी कंपनी यू नीड majority control. Now majority control, how do you get? 50% plus 1, राइट। सो ध्यान रखना है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट नहीं होता। अगेन आई वुड से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जब सीए इंटर में आओगे तो मैं शायद आप लोगों को, मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मैं, नहीं तो कोई दूसरा फैकल्टी जो भी आपको यहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाएंगे, वो आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे प्रेफरेंस शेयर्स में भी वोटिंग राइट्स आता है। बट प्राइमा फेसी अगर आप देखो प्लेन वनीला सिचुएशन, तो प्लेन वनीला सिचुएशन सेज दैट वोटिंग राइट्स इक्विटी में ही होता है, प्रेफरेंस में नहीं होता। तो ये हुआ आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। विल सी दैट एग्जाम क्वेश्चन, तब आप देखोगे इसका एप्लीकेशन कैसे आता है। फिर अगर आप देखो तो यहां पर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सो दिस वाज फिफ्थ, सो लेट्स डिस्कस सिक्स। सो सिक्स्थ में आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो अब अगर आप देखते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो यहां पर देखना हम बात कर रहे हैं ओनरशिप किसका है। तो ओनरशिप के बेसिस पे अगर आप बाइफरकेट करोगे, तो या तो आपको मिलेगा इट इज अ पब्लिक सेक्टर। ध्यान रखना मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। मैंने ये नहीं बोला इट्स अ पब्लिक कंपनी, आई हैव सेड इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। और यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, दोनों में डिफरेंस है। इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, देन यू हैव अ
प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक सेक्टर कंपनी का, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी में ओनरशिप किसके पास होता है? द ओनरशिप इज विद द गवर्नमेंट, राइट? द ओनरशिप इज विथ द गवर्नमेंट। तो यहां पर आपको दो तरह से एक वर्डिंग्स मिलेगा, एक होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शायद आपने कई बार ये पीएसयू वर्ड भी सुना होगा। दूसरा आपको कई बार वर्ड देखने को मिलेगा गवर्नमेंट कंपनी, दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वी हैव दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और यहां पर आपके पास क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का, तो प्राइवेट सेक्टर में विच इज नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और ओनरशिप का अगर मैं बात करूं तो ओनरशिप अगेन सिग्निफाइज व्हाट? मेजॉरिटी स्टेक, मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर ओनरशिप का मतलब क्या है? हु हैज कंट्रोल, who has control. So if government has control, then we say it is a public sector company, and then if it's private तो यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, if I say Reliance Industries Limited, तो आप मुझे बताओ रिलायंस क्या है? पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी? It's a private sector company, correct? So it's a private sector company. But it is a public company or it's a private company? Reliance is a public company or it's a private company? So Reliance Industries is a public company. आया आपको समझ में? So in terms of number of members, it is what? It is a public company. और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट उसको ओ करता है। सेम वे अगर आप यहाँ पे चेक करो, लेट्स से आप यहाँ पर अनदर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेक, आप यहाँ पे ले सकते हो, लेट्स से जियो। जियो, जियो इज व्हाट? जियो को तो नहीं बोल सकता मैं, यहाँ पे कोई और प्राइवेट सेक्टर आपको कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक जैसे मेरा कंपनी है, चलिए आईआरसीटीसी, मानव ने यहाँ पे बोला है आईआरसीटीसी। सो आईआरसीटीसी आप मुझे बताओ, इट्स अ पब्लिक सेक्टर और अ प्राइवेट सेक्टर? इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है? इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, और इट्स व्हाट? इट्स अ अगेन अ पब्लिक कंपनी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईआरसीटीसी जो है वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और वो एक पब्लिक कंपनी भी है, राइट? फिर आप देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे छोटे छोटे सब्सिडरी कंपनीज वहां पर होते हैं, ठीक है? सो देयर आर मेनी गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है? तो वो कौन से सेक्टर के हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है तो वो है आपके पब्लिक सेक्टर के, लेकिन वो कैसा है, उनका नेचर कैसा है? दोज आर ऑल प्राइवेट कंपनीज, ठीक है? जिसमें 100% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो, देर आर मेनी प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज, बहुत सारे ऐसे प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं जो कौन से सेक्टर के हैं? दोज हु आर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एंड दोज आर व्हाट? दोज आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, प्राइवेट सेक्टर अलग वर्ड है और पब्लिक प्राइवेट अलग है। तो अगर आपसे कोई बोले प्राइवेट सेक्टर कंपनी, तो हो सकता है कि वो पब्लिक हो सकता है वो प्राइवेट हो, पर इतना श्योर है कि उसमें गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं है। और अगर मैं आपको बोलता एक पब्लिक कंपनी है, तो हो सकता है वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक कंपनी पब्लिक सेक्टर हो, कुछ भी। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। सेक्टर वर्ड ऐड होते ही आप समझ जाना बात यहाँ पे किसके बेसिस पे हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है ओनरशिप के ऊपर, ठीक है? और अगर मैं सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट का बात करूं, तो वहां पर आपको दिखेगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। आपके आर्टिकल्स ऑफ अपने आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें आपको क्या दिया गया है, उसमें आपको क्या बताया गया है? आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आ जाता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप रेस्ट्रिक्शंस डालते हो, ठीक है?
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप रेस्ट्रिक्शंस डालते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, इधर आपके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और पब्लिक सेक्टर में अगर आप देखो तो आपके कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शंस आर देयर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी, बट रेस्ट्रिक्शंस आर देयर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो ये आपके पास आ गया पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप। अब आपके पास नेक्स्ट आता है जहां पर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा कि आइदर इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, okay, if it is registered in India, then in that case we say this is an Indian company। हालांकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है इंडियन कंपनी, बट जनरली आपसे कोई अगर पूछे कि ये कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ है उसके बेसिस पे, तो इसको हम डोमिसाइल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, वेयर इट इज डोमिसाइल्ड, राइट। वो कॉलेज एडमिशन में आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा होगा, राइट। एंड इफ इट इज डोमिसाइल्ड और इट इज रजिस्टर्ड outside India, okay, if it is registered outside India, then it is what, then again you can have, it is a body corporate, technically it is a body corporate। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और देखना है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस यहाँ पे एक चीज और देखो, डज इट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। सो इसको थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बना देता हूँ। सो इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड outside India, then definitely this is what, this is a body corporate, ठीक है, this is a body corporate। प्लस फिर यहाँ पर आपको फिर से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या ये जो बॉडी कॉरपोरेट है, इस बॉडी कॉरपोरेट का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया, डज इट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सो इफ इट हैज गॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, देन इन दैट केस इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फॉरेन कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। और अगर कोई इनका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इन इंडिया, तो फिर यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट अ, तो बेसिकली देन इट इज जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट, जस्ट ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये आपका पॉइंट आता है, राइट। पार्शव यहाँ पे बोल रहे हैं इस पे क्वेश्चन आया था, हाँ हेड ऑफिस वाला, राइट, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक पार्शव आप इसमें भी अग्री करोगे, एसोसिएट कंपनी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही था, सेकेंड पेज पे, सेकेंड पेज पे ये क्वेश्चन था जहां पर वो एसोसिएट कंपनी के ऊपर क्वेश्चन था। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस खाली आपको ये पता होना चाहिए था कि वोटिंग राइट्स कितना है, और अकॉर्डिंगली आप वहां पर आंसर कर पाते, राइट। तो ये आपके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसके अलावा और भी बाइफर्केशंस आप यहाँ पे बना सकते हो, बट ब्रॉडली अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स पिक अप अ कंपनी, और आप मुझे बताओगे इन सातों बेसिस के ऊपर। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप मुझे बताओ, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके, नंबर ऑफ, सो मैं यहाँ पे कंप्लीट नाम लिख देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट, या आर्टिकल्स, अरे सॉरी, चलो यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। आप मुझे बाइफरकेट करके बताओगे कि ये कौन से टाइप का कंपनी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी के लिए आप मुझे बताओगे सबसे पहला, आप मुझे बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ओके, और इवन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रेस्ट्रिक्शन से। सो व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज रिलायंस, what type of company is Reliance? Is it a public limited company or it's a private limited company? So it's a public limited company, correct? अरे ये गायब हो गया। So this is a public company, ठीक है। ओके, सेकेंड बाइफर्केशन हमारा क्या था, सेकेंड बाइफर्केशन हमारा क्या था, यस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आप मुझे बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इज इट अ सेक्शन 8 कंपनी और इट्स अ नॉन सेक्शन 8 कंपनी? Is it a section 8 company or it's a non-section 8 company? So this is a non-section 8 company, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं access to market. So on the basis of access to capital market,
तो आप मुझे बताइए, इज दिस अ लिस्टेड कंपनी और दिस इज एन अनलिस्टेड कंपनी? वेरी गुड अपराजिता, दिस इज एन लिस्टेड कंपनी। ओके, फिर हमारा क्या था फोर्थ वाला था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ओके, सो आप बताइए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है मेंबर्स का या लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड? Liability of members limited or this is unlimited? So this is again limited and very good अपराजिता, बिल्कुल करेक्ट। सो रितिका, रिचिका, कृष्वी, आप लोगों ने जो आंसर किया करेक्ट है वो, लेकिन इनकम्प्लीट है। यहां पर आपको क्या बताना है? इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आएगा उसमें क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल आप मुझे बताओ, Reliance Industries is technically the holding company of many companies. Yes, it is the holding company of many companies. Yes or no? It is holding company of many companies in India. Of many companies in India. इंडिया में बहुत सारे कंपनीज हैं, उनका क्या है? ये होल्डिंग कंपनी है, इनके बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और बहुत सारे कंपनीज में रिलायंस का 20% स्टेक होगा। तो इट ऑल्सो हैज लॉट ऑफ एसोसिएट कंपनी, करेक्ट? तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, इट ऑल्सो हैज प्लस इट ऑल्सो हैज लॉट ऑफ एसोसिएट कंपनीज, राइट? ओके, फिर आप मुझे बताइए, सिक्स्थ हमने जो देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो आप मुझे बताइए ये कौन से सेक्टर का कंपनी है? पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? वेरी गुड, दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन या डोमिसाइल्ड, वेयर इट इज डोमिसाइल्ड, दिस इज एन इंडियन कंपनी, दिस इज एन इंडियन कंपनी। इसके अलावा ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, this is an Indian company and this is also a body corporate. सर ये क्या मजाक है? बॉडी कॉर्पोरेट तो आपने बाहर वाला बताया था। दिस इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसके लिए आप क्या करना? रेफर सेक्शन नंबर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे 2013 कंपनीज एक्ट, दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो ये आपके पास हुआ। नाउ टेल मी, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आप लोगों को ब्रॉडली क्लियर हुआ या नहीं? क्या ब्रॉडली आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज क्लियर हुआ कि नहीं? राइट, सो ये आपके पास है। तो कोई भी आपसे अगर पूछे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो सबसे पहले आपको ये पूछना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर आपसे पूछा जाए उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे? कंपनीज को बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है, ये वाला। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज यहाँ पे बताया हुआ है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको इधर बता रहा है वो, इट सेज द कंपनी विच इज limited by shares. So when I say company limited by shares, so here the liability, when the liability of the members of the company is limited by its memorandum of association to the amount of unpaid shares held by them, it is called as the amount, the company which is limited by shares. This means that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute, but how much? Only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholding. His property cannot be encompassed to meet the company's debt. तो आपके जैसे कि किस में होता है? Unlike in partnership and sole proprietorship. Unlike in the partnership and sole proprietorship, आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जैसे रहता है वैसा यहाँ पर नहीं हो सकता। इट मे बी वर्थ वाइल टू नो दैट दो अ शेयर होल्डर
इज द co-owner ऑफ द कंपनी बट ही इज नॉट द co-owner ऑफ द एसेट्स। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिया था जब हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। सो मैंने ऐसे द कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनका लाइबिलिटी लिमिटेड किया गया है बाय द मेमोरेंडम to such amount of the members as may be respectively undertaken by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up। तो जब भी कंपनी वाउंड अप होगा, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा, वहां पर आप क्या करोगे, जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करोगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ डोंट गेट वरीड अबाउट दिस वर्ड मेमोरेंडम। आपने शायद पहले इसको सुन के भी रखा होगा वर्ड मेमोरेंडम को, बट आई विल डेफिनेटली discuss it in detail. Rather, memorandum and articles of association are going to be the last two topics when we talk about the company which is limited by guarantee। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, और इधर जो लाइबिलिटी है मेंबर, यहाँ पर ये आपके इसमें रहेगा मेमोरेंडम के। सो मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड देयर स्टिपुलेटेड सम। तो जितना आपने अमाउंट यहाँ पर गारंटी दिया है उसके बियॉन्ड आप यहाँ पर पे नहीं करोगे। दोनों के अंदर एक लाइबिलिटी जो है, लीगल पर्सनालिटी दोनों ही केस में आपके पास क्या लिमिटेड है, बट बस खाली आपको ये देखना है द मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड by the remaining amount which is unpaid on the shares which he holds। and जो डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट आपका रहता है, डिस्टिंक्शन वाले के अंदर क्या है कि ये देखो, इन द फॉर्मर केस द मेंबर मे बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट of the winding up and only on certain conditions। बट इन केस ऑफ लेटर, तो बेसिकली ये बात कर रहा है लिमिटेड बाय गारंटी का, और यहाँ पर बात कर रहा है लिमिटेड बाय शेयर्स का। सो इफ इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स दे कैन बी कॉल्ड अपॉन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और ऑल्सो ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। तो यहाँ पर आपके पास आ गया। अब हम बात करते हैं, ये देखो ये जैसे दिया हुआ था नरेंद्र कुमार अग्रवाल एंड सरोज मालू। सो दिस इज फाइन, अगेन द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप ये देखो, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक शेयर है, ठीक है, मेरे पास एक शेयर है और इस शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और ये शेयर जो है ये क्या है, ये है फुली पेड अप, करेक्ट। अब ये शेयर मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ मानव को, राइट। तो क्या कंपनी को कोई प्रॉब्लम है? आंसर इज नो, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये शेयर कैसा है, फुली पेड अप है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो शेयर है, इस शेयर पे मैंने गारंटी दिया है कितने का, 5 लाख रुपए का। अब जब मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 5 लाख रुपए का, और ये शेयर में ट्रांसफर कर रहा हूँ मानव को, तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी मानव को अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड करने से मना कर सकता है, जब तक कि मानव यहाँ पर क्या करे, कंफर्म नहीं करे कि हाँ मैं भी इस चीज के लिए गारंटी देता हूँ, ये 5 लाख रुपए के लिए गारंटी देता हूँ। क्योंकि कल को क्या हो जाएगा, मैंने तो कंपनी बनाया, जब कंपनी मैंने बनाया मैंने 5 लाख रुपए का गारंटी दे दिया, बहुत सारे लोगों ने कंपनी को उधार दिया ये सोच के कि आनंद ने 5 लाख रुपए का गारंटी दिया है, तो कल को अगर कंपनी डूब गई तो हमारे 5 लाख रुपए तो आनंद वैसे भी पे करेगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। इन द मेन टाइम मैं अपने शेयर ट्रांसफर कर देता हूँ किसको, मानव को, और मैं फिर मानव को बोलता हूँ कि मानव यार ये कंपनी के शेयर्स तू ले ले। बाद में जब कंपनी बंद होती है, जो क्रेडिटर्स है वो मानव के पास आते हैं और वो मानव को बोलते हैं, मानव प्लीज आप अपने 5 लाख रुपए आपने गारंटी दी थी, यहाँ पर कंपनी के डेट्स निकल के आ रहे हैं 4,50,000 रुपीज, तो चलो आप ये 4.5 लाख रुपए मुझे पे करो। तो मानव कल को इस पॉइंट पे मना कर दे कि देखो भाई आपको गारंटी किसने दी थी, आपको गारंटी दिया था आनंद ने। अब अगर आनंद ने आपको गारंटी दिया तो उससे जाके पैसे मांगो। ये क्रेडिटर्स मेरे पास आएंगे, जब ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनको क्या बोलूंगा, भाई मैंने गारंटी दिया था लेकिन जब मैं शेयर को होल्ड कर रहा था, अब मैं कंपनी का शेयर होल्डर ही नहीं हूं, तो मैं ये पेमेंट क्यों करूं। आया समझ में? तो इन दैट केस यहाँ पर मतलब ये क्रेडिटर बेचारा पागल हो जाएगा, मेरे और मानव के बीच में वो टेबल टेनिस की जब खेलते तो कैसे बॉल इधर से उधर जाते रहता है, तो मैं मानव की तरफ डॉच करूंगा, मानव मेरी तरफ डॉच करते रहेगा, अल्टीमेटली क्रेडिटर को पैसा मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर कंपनी को क्या बोला, एक कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि इफ द कंपनी इज ओनली लिमिटेड बाय गारंटी देन इन दैट केस अगर ये शेयर ट्रांसफर हो रहा है, तो जो इंसान को ये आप ट्रांसफर कर रहे हो, दैट पर्सन विल हैव टू गिव द अंडरटेकिंग दैट ही ऑल्सो अग्रीज टू कंट्रीब्यूट 5 लाख रुपीज, जो कि यहाँ पर गारंटी में दिया गया है। और अगर ये हाँ बिल्कुल यहाँ रिचिका बिल्कुल करेक्ट, अगर यहाँ पे मानव या मैं
जिसने गारंटी दिया है वो आप पेमेंट अगर नहीं करते हो, फिर आपके पर्सनल एसेट्स को रिकवर बेच के ये अमाउंट रिकवर किया जाएगा, बट ओनली अप टू 5 लाख रुपीज, जितना आपने गारंटी दिया है उससे ज्यादा अमाउंट आपसे यहाँ पर रिकवर नहीं किया जा सकता। ओके, फिर अगर आप देखो, वो तो इनफैक्ट आपके जो कॉल्स, जो शेयर्स के ऊपर कॉल्स रहते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, उसमें बस खाली ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं होता, बट जो अमाउंट आपने पे कर दिया उसको फोरफीट कर लिया जाता है, एंड देन द शेयर्स आर री इशूड टू सम अदर पर्सन। सो फोरफीचर ऑफ शेयर जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, दैट्स अगेन कम्स फ्रॉम द कंपनीज एक्ट, राइट। फिर आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो आपके पास आता है अनलिमिटेड कंपनी, राइट। तो अनलिमिटेड कंपनी के अंदर बेसिकली द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अगेन unlimited. So unlimited company as a company not having any limit on the liability of its members. तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो पर्सनल एसेट्स है कंपनी के वो भी रिकवर किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ceases when he ceases to be the member. अब ये भी चीज ध्यान रखो, अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर मैं था तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिया मानव को तो अब मानव की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई, मैं निकल गया कंपनी से, ठीक है। तो आपको ये देखना है जो भी कंपनी का मेंबर रहेगा वो यहाँ पर लाइबल होगा, और अगर कंपनी इस बीच में बंद हो गई तो यहाँ पर जितना भी पेमेंट है वो सारा का सारा पेमेंट कौन करेगा, मेंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 विल बी the amount would be tried to be recovered from the assets of the company. So step 1, recover from the assets of the company, right? Recovery from the assets of the company. उसके बाद अगर 100% पेमेंट हो जाता है तब तो ठीक है, अगर 100% पेमेंट नहीं होता, नाउ यू विल रिकवर फ्रॉम द मेंबर्स, रिकवर फ्रॉम द मेंबर्स until last payment, last payment to creditors is not paid, जब तक लास्ट पेमेंट यहां पर नहीं होता। तो ये कब आएगा, ये स्टेप कब आएगा, इफ 100% liability is not paid, if 100% liability is not paid, then in that case the amount would be recovered from the member, ठीक है। तो ये आपके पास रहता है, ये तब तक रिकवर किया जाएगा until the, और इसके लिए पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड, the personal assets of members to be used, उनके पर्सनल एसेट्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिर अगर आप देखो ये अनलिमिटेड कंपनी, तो इसके फीचर्स ही बताए हुए आपको, नो लाइबिलिटी लिमिट ऑन दिस, ये वापस से रिपीटेड पॉइंट आपका इधर आ गया। फिर नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो ये आपके पास है 1% कंपनी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या था, कि जो सोल प्रोप्राइटर्स है उनको मोटिवेट कर रहे थे हम कि यहाँ पर आप कंपनी को, अपने बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो एक है ये एक नया कॉन्सेप्ट है। सो दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज अ न्यू क्लास ऑफ कंपनी, राइट, दिस इज अ न्यू क्लास ऑफ कंपनी। तो आज से पहले कंपनीज एक्ट ने कभी भी 1% कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा था और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो ये एक नया क्लास ऑफ कंपनीज है जो कि क्रिएट किया गया था इन कंपनीज एक्ट 2013, यहीं पर इसको इंट्रोड्यूस किया है, राइट। तो ये आपके पास जाता है विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय द सिंगल पर्सन। तो यहाँ पर which has got only one person as the member, OPC is only one person as the member। और ये क्यों किया गया था, it has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of the business, ठीक है। and it offers differs from the sole proprietary, क्योंकि आप देखो sole proprietary में क्या होता है कि आपका liability अनलिमिटेड होता है, प्लस सोल प्रोप्राइटर और आप एक ही हो, मतलब गडा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल दोनों एक ही है। लेकिन अगर गडा इलेक्ट्रॉनिक्स ओपीसी बन जाए तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे आता है, ओपीसी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, limited liability of the member, and where in case of the sole proprietary liability is not restricted and it extends to the owner's entire asset constituting all of his official as well as the पर्सनल। अब ओपीसी के अंदर इनके लिए क्या कर दिया, इनको बहुत सारे एग्जाम्पशंस दे दिए, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए और इनका प्रोसेस जो है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। और
ओपीसी के लिए आप ध्यान रखना, इट इज अगेन ओनली अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। तो मैंने आपको जब पब्लिक और प्राइवेट का बाइफर्केशन दिया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, विद द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। तो कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ, तो इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही मेंबर होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इफ दिस वन पर्सन डाइज। तो अगर ये एक पर्सन मर गया तो क्या हो जाएगा, तो इफ ही डाइज देन अ नॉमिनी विल बी अपॉइंटेड, और वो नॉमिनी को कौन अपॉइंट करके रखेगा, ये वन पर्सन ही अपॉइंट करके रखता है। सो यहाँ पर क्या होता है, ये ओपीसी के अंदर जब आप देखते हो, तो ओपीसी के अंदर ये जो वन पर्सन है, तो इन केस ऑफ ओपीसी द पर्सन ऑल्सो अपॉइंट्स अ नॉमिनी, ओके, पर्सन अपॉइंट्स अ नॉमिनी, राइट। और ये जो नॉमिनी होगा, ठीक है, ये नॉमिनी का क्या काम रहता है, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ द डेथ और इनकेपेसिटी, इन केस ऑफ डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ द मेंबर, नॉमिनी टेक्स द चार्ज। इट्स द नॉमिनी हु टेक्स चार्ज, नॉमिनी टेक्स द चार्ज हियर। आप बताइए, सो ये आपके पास पार्ट होता है ओपीसी के लिए। तो ये आप देखो, ये आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, तो एग्जाम प्रेजेंटेशन आपका ऐसा हो सकता है, सो इन केस ऑफ ओपीसी ओनली वन पर्सन इज द मेंबर, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज प्रिस्क्राइब्ड। और ये ओपीसी के अंदर मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नॉमिनी क्लॉज, दिस इज कॉल्ड एज द नॉमिनी क्लॉज। तो जब हम मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर मैं वापस से आपको रिपीट करके लेके आऊंगा। तो दिस इज ऑल्सो द नॉमिनी क्लॉज, जो कि कब काम करेगा, इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये जो वन पर्सन है, इसमें खाली नेचुरल पर्सन ही बन सकता है। तो अब ये देखो, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। देखो, इसमें और भी दो तीन चीजें यहाँ पे कंडीशंस को डाला गया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, ओनली नेचुरल पर्सन, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज ऑल्सो रेसिडेंट इन इंडिया। अब रेसिडेंट मतलब जो कि 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता हो इन वन कैलेंडर ईयर। तो दिस इज वन कंडीशन, दिस इज सेकेंड कंडीशन एंड दिस इज थर्ड कंडीशन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीजें पूछूं, तो आप मेरे को बताना। पहले आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के देता हूँ, जिसको आप पूछना। सो ध्रुवी, आप इसका पिक्चर ले लेना, ठीक है। तो ये आपके पास आता है नंबर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, नेचुरल पर्सन, सबसे पहला जो है आपके पास वो है नेचुरल पर्सन, फिर आपके पास है सिटीजन, ठीक है, और फिर आपके पास है रेसिडेंट। ये डेंड हो गया, रेसिडेंट, रेसिडेंट लिखना था। ओके, सो दिस इज रेसिडेंट। और यहां पर आपको बताना है कि वो एलिजिबल है या नहीं। आपको ये पॉइंट यहां पर देखना है, ठीक है, वो एलिजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यहां पे बोलता हूं, लेट्स से नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, ठीक है, रेसिडेंट 200 डेज वो इंडिया में रहे। तो आप मुझे बताओ, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, इज नरेंद्र मोदी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी और नॉट, इज नरेंद्र मोदी एलिजिबल। तो यहां पर आंसर है यस, एलिजिबल, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको यहां पे देता हूं, टेक फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा नेचुरल पर्सन है कि नहीं, प्रियंका चोपड़ा इज अ नेचुरल पर्सन, ओके, शी इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे टिक मार्क इंडिया का कर रहा हूँ, बट वो इंडिया में नहीं रहती, इंडिया में उनका स्टे था ओनली 10 डेज, 10 दिन बस खाली अपने मायके आई थी। तो आप मुझे बताओ, क्या प्रियंका चोपड़ा
नॉट एलिजिबल, यहाँ पे शी इज नॉट एलिजिबल। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल, लेट्स से बराक ओबामा नेचुरल पर्सन है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया में वो 365 दिन अब रह रहे, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल? एलिजिबल और नॉट एलिजिबल? अगेन नॉट एलिजिबल, ठीक है, बिकॉज इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, टेक फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज नॉट अ नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टेज इन इंडिया। अब बताओ, नॉट एलिजिबल। सर कैसी बात करते हो, जब वो नेचुरल पर्सन ही नहीं है तो सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है और रेसिडेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है ये तीनों चीजें कंप्लाई होनी चाहिए। द पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन, ठीक है, पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड द पर्सन शुड ऑल्सो बी द रेसिडेंट, राइट। और रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, इम्प्लाइज स्टे, ठीक है, स्टे इन इंडिया फॉर 182 days or more in the previous calendar year, in the previous calendar year। ये आपको ध्यान रखना होगा। ओनली इन देन, मतलब ओनली इन दिस केस यू कैन से द पर्सन इज एलिजिबल। इसमें से कोई एक भी अगर मिस हो गया तो आप नहीं जाओगे। दिस इज अ कंजंक्टिव क्लॉज, मतलब तीनों के बीच में एंड है और नहीं है, मतलब इन तीन में से कोई एक अगर आया तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, यह आपके पीपीटी का पार्ट नहीं होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन, ओके। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है, तो अगर वापस से हम इधर देखें, अच्छा इसके अलावा देखो ये जिसको आपने नॉमिनी अपॉइंट करके रखा है, ठीक है, तो आप उस नॉमिनी को रिमूव भी कर सकते हो और वो नॉमिनी भी अपना नाम रिमूव कर सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, द नॉमिनी कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है वो भी अपना नाम यहाँ पे कंसेंट को चेंज कर सकता है। जब भी ऐसा होगा आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, किसका, रजिस्ट्रार को ना। हु इज रजिस्ट्रार, तो आप ये देखो रजिस्ट्रार के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप देखो, वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, आप ये देखो, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अपना जो सी ए इंस्टीट्यूट है, सी एस इंस्टीट्यूट है, सी डब्ल्यू ए इंस्टीट्यूट है, वो सब इसी के ऊपर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही आता है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसके नीचे आपके पास क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा रीजनल डायरेक्टर्स, जिसको हम आरडी बोलते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज द रीजनल डायरेक्टर्स, और इन रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा आर ओ सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दिस इज कॉल्ड एज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होगा, इनका jurisdiction होगा ओवर कंपनी, they will have jurisdiction over a company, right? So this is, they are going to have the jurisdiction over the companies, different companies। तो जैसे आप यहाँ पे चेक करो, let's say I give you one example, आपके पास है आर ओ सी मुंबई। तो आर ओ सी मुंबई क्या होगा, जितने भी कंपनीज मुंबई महाराष्ट्र वहाँ पर है, तो वहाँ पर उनके ऊपर उनका जोरिस्डिक्शन रहेगा। जैसे फिर आपके पास है आर ओ सी दिल्ली, तो जितने भी कंपनी दिल्ली में इनकॉर्पोरेट होते हैं उनके पास रहेगा। इसी तरह से आप देखो आपको मिलेगा आर ओ सी शिलोंग, ठीक है। अगर आप आर ओ सी शिलोंग के बारे में देखोगे तो आर ओ सी शिलोंग का जोरिस्डिक्शन कहाँ पर है, ऑल द 7 सिस्टर स्टेट्स, राइट। जो नॉर्थ ईस्ट के आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके ऊपर किसका जोरिस्डिक्शन रहता है, ये आरओसी शिलोंग का। तो आपको बार बार आरओसी शिलोंग के पास ही यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास पूरा हायरार्की है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स होते हैं, दे आर द वन हु मेक रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट, ओके।
दे मेक रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बनाता है। फिर कुछ पावर्स यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर को दिया गया है और फिर कुछ पावर यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिया हुआ है। तो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम पे ऑलमोस्ट हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ इंटरैक्ट करेगा और रीजनल डायरेक्टर्स जो है, ठीक है, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है, बट इतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा जितना आरओसी के साथ होगा। साल में कम से कम एक बार तो आपको आरओसी के पास जाना ही पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पर चेक करना होगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? राइट तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। राइट ओके, सो अब आप यहां पर देखो। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा कि आपने किसको अपॉइंट करके रखा है। तो कल को नॉमिनी को आप हटाते हो, प्लीज रजिस्ट्रार को बता दो। कल को नॉमिनी अपना नाम खुद हटाता है तो आप रजिस्ट्रार को वहां पर जाके इन्फॉर्म कर दो कि देखो ये मेरा नॉमिनी नहीं रहा। तो हर चीज के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा एंड वी विल सी हाउ यू क्लोजली आर कनेक्टेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज व्हेन वी डू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। वहां पर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि एक इंसान एक ही ओपीसी के अंदर मेंबर बन सकता है और एक ही ओपीसी में वो नॉमिनी रह सकता है। सो यू कैन नॉट बिकम द नॉमिनी एंड यू कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द ओपीसी। मतलब मोदी जी चाहे तो पांच पांच ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही ओपीसी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेंबर विल बी द, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नो माइनर कैन बी द मेंबर और कैन बी द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये सेक्शन 8 कंपनीज नहीं बनते। ओपीसी जो है वो आपका सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनेगा, दे कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। इसके अलावा ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो एनबीएफसी जो कंपनी रहता है वो एक तरीके का बैंक के जैसा होता है पर वो एग्जैक्ट बैंक नहीं होता, ठीक है। तो वो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी की तरह काम नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। और ये आप रख सकते हो ये पॉइंट। इसमें बेसिकली क्या है कि ओपीसी अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है तो कब कर सकता है? तो अपने ओपीसी अपने आप को नॉर्मल कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, आपने एक ओपीसी को क्रिएट किया है, ठीक है। ओपीसी वैसे तो क्या एक तरीके का प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, लेकिन अब वो ओपीसी से अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है इनटू अ अदर प्राइवेट कंपनी। आई होप ये अदर प्राइवेट कंपनी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Either it wants to convert itself into the other private company or it wants to convert itself into a public limited company। तो ओपीसी अपने आप को ऐसा कर सकता है क्या? तो ओपीसी को यहाँ पर बोला गया है कि आप ये कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये कन्वर्ट करने के लिए आप ये देखो, अगर इसको अपने आप को कन्वर्ट करना है, ये देखो, अगर इसके अपने आप को कन्वर्ट करना है तो दो ही सिचुएशन है जब ये कन्वर्ट कर सकता है। सो दिस विल बी अलाउड। एक तो क्या, आप वॉलंटरली कन्वर्ट करना चाहते हो। सो वॉलंटरी अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू इट आफ्टर 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के 2 साल के बाद। और अगर विद इन 2 years आपको कंपल्सरीली कन्वर्ट करना पड़ सकता है, अगर विद इन 2 years or any time after that, any time after that, अगर अगर इनका पेड अप कैपिटल, आइदर देयर पेड अप कैपिटल जो है वो एक्सीड करता है 50 लाख को, या फिर 2 साल के अंदर अंदर या कभी भी इनका जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाए 2 करोड़ रुपए को। इन दोनों में से कोई भी एक अगर हो गया
तो आप ध्यान रखना, उनको फिर कंपल्सरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा। गाइस देख लेना, हो सकता है यही आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। और इंडीड ऐसा एक क्वेश्चन शायद मैंने किसी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में पेपर में देखा है, जहां पर यह पूछा गया था कि ये जो ओपीसी है, ये ओपीसी अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है, तो क्या ये कन्वर्ट कर सकता है क्या? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखना होगा। आप बताओ, क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ? इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और मुझे डन लिख कर भेज देना, फिर मैं आगे आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ओके, थैंक यू रिचिका। ओके, चेक दिस हियर। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट बना के दे दिया है, तो आप इसका चार्ट चेक कर लेना, राइट। और यहाँ पर जो मेंबर होगा वही यहाँ पर क्या होगा, सोल मेंबर, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टर। वही डायरेक्टर है, हर कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है, ये जो एक इंसान होगा, दैट ओनली वन पर्सन would be the member, that only person would be the director of the company। तो ये ओपीसी के बारे में यहाँ पर पूरा पॉइंट दिया हुआ है। हो सकता है ओपीसी के आपको वहां पर ओपीसी के फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ओपीसी के ऊपर आपको कन्वर्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ओपीसी के नीड के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ओपीसी क्यों क्रिएट किया जाता है। तो तीनों ही केस में आपका आंसर यहाँ पे अलग अलग रहेगा, जैसे भी आप लिखोगे यहाँ पर आपका आ जाएगा। देन यू हैव अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसके अंदर दो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, विच इन देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैव गॉट टू रेस्ट्रिक्शंस। क्या? एक तो रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, दूसरा ओपीसी के अलावा वहां पर वो लिमिट करता है द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, 200 से ज्यादा उसके मेंबर्स नहीं हो सकते। देखो, पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 2। लेकिन अगर ओपीसी है तो ऑब्वियसली एक ही रहेगा, मिनिमम मैक्सिमम एक ही रहेगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं यहाँ पर, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा राइट टू ट्रांसफर इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। दे कैन नॉट इनवाइट पीपल और द पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना, this restriction is only for the public, right? So this restriction this restriction is only for public। दिस रेस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर द पब्लिक। आपको ये ध्यान रखना है, ये प्राइवेटली चाहे तो पैसे क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो अगर मुकेश अंबानी ने सपोज करो कोई कंपनी बनाया है, ठीक है, लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी बनाया है, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आके नहीं बोल सकते कि मेरे शेयर्स ले लो, ठीक है। लेकिन वो अपने रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, जान पहचान वालों के पास जा सकते हैं, और उनसे जाकर प्राइवेटली शेयर्स उनको इशू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो प्राइवेटली चाहे तो आपसे भी शेयर्स इशू कर सकते हैं, पर वो मास स्केल पे आके पब्लिक से शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। और अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से जाओ तो 1 साल के अंदर, ठीक है, कंपनीज एक्ट में लिमिट्स दिया हुआ है, तो उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो उसको क्या माना जाएगा कि वो पब्लिक कंपनी है। दीज रेस्ट्रिक्शंस आर फॉर प्राइवेट कंपनी, यस एमी, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए ही है। These restrictions are only for the private companies, absolutely। तो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ये रेस्ट्रिक्शंस होने जरूरी है, राइट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में एक चार्ट दिखाया था जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज का पढ़ा था, तो ये देखो, अयो अयो अयो, एक मिनट, यस, ये रहा। तो ये रहा रेस्ट्रिक्शंस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शंस, दिस इज ओनली इन केस ऑफ दिस, और ये यहाँ गया, ये आपका रेस्ट्रिक्शंस आ गया। देखो ओपीसी में तो रेस्ट्रिक्शंस का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम सब वन है, तो इधर तो वैसे भी नहीं हो सकता। जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो फिर किसके लिए, आपके अदर प्राइवेट कंपनीज के लिए, ठीक है। और अभी जो हमने कन्वर्शन पढ़ा था वो ये था कि ये ओपीसी अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है इनटू अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, तो कब कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता, राइट। सो ये पॉइंट आपके पास था when we spoke about the private limited companies। अब यहाँ पर ये जो 200 है, ठीक है, ये जो 200 है, स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, ये भी आपको मैंने बताया, एंड ओपीसी इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। अब ये 200 से रिलेटेड आपको एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पर स्लाइड के अंदर आपको बता देता हूँ, जिसका आप क्या ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड।
नॉट दिस वन, जो ब्लैंक स्लाइड में मैं आपको ये 200 का लिमिट बताऊंगा। आई थिंक इसमें मैंने ब्लैंक स्लाइड छोड़ा है, हाँ यहाँ पर छोड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू डोंट हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने ब्लैंक, तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा जो स्कूल में हम लोग बुक्स में लिखते थे, PTO, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये जो बात हो रहा है 200 मैक्सिमम का, इस 200 के अंदर आपको कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, सो फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम 200 members in a private company, you need to exclude two people. किसको किसको एक्सक्लूड करो? Exclude the employees of the company. Exclude the employees who are your shareholders. And also exclude the ex-employees. Ex-employees कौन होगा? Ex-employees कौन होगा? जो जॉब छोड़ चुका है अभी। ठीक है, पहले काम करता था। जैसे मैं जब CS बना तो मैंने एक जापानीज कंपनी को ज्वाइन किया था, फेयर कंसल्टिंग ग्रुप। तो आई वॉज पार्ट ऑफ FCG, बट नाउ आई एम नो मोर पार्ट ऑफ FCG, आई एम एक्स एम्प्लॉय ऑफ FCG। बट ध्यान रखना, एक्स एम्प्लॉय हु वर द शेयर होल्डर्स, who were the shareholders of the company while in employment. ये आपको ध्यान रखना है, जब आप जॉब में थे उस वक्त आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए थे, और आज की डेट में आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, बट आप कंपनी के अभी भी शेयर होल्डर हो, तो आपको भी यहां पर क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। आप पहले मुझे बताओ, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? राइट, अब आप देखो यहां पर कैसे पॉइंट आता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि लेट्स से ABC प्राइवेट लिमिटेड, इस ABC प्राइवेट लिमिटेड में, बाय द वे इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड में मैं आपको बोलता हूं 225 मेंबर्स है। ठीक है, और आपको ये बताना है, हैव दे कॉन्ट्रावीन्ड कंपनीज एक्ट, हैव दे कॉन्ट्रावीन्ड कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरा ध्यान रखना, अगर आपके प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा मेंबर्स हो गए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एंड नीड टू कंपल्सरीली कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो अगर 200 से ज्यादा मेंबर्स हो गए आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कंपल्सरीली कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड नीड टू कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो अब हमें यह देखना है कि ये 225 में कुछ लोगों को हम हटाते हैं यहाँ पे। तो आप देखो, इस 225 मेंबर्स के अंदर मैं आपको बोलता हूं देयर आर 10 मेंबर्स। ठीक है, अब ये 10 मेंबर्स आपके कैसे हैं? देयर आर 5, 5 शेयर्स, और इसके क्या है? 2 जॉइंट ओनर्स है। आप समझ रहे हो? सो ये 10 कैसे हो गए? इस तरह से हो गए, 5 शेयर्स के 2 जॉइंट ओनर्स। इस हिसाब से आपको बताया गया है कि देर आर टोटल 10 मेंबर्स। तो आप मुझे बताओ, यहां पर आप 10 काउंट करोगे या 5 काउंट करोगे? विल यू काउंट 10 और विल यू काउंट 5? यस एमी, श्योर, आपने हैंड रेज किया, श्योर एमी। 10, ध्यान रखना यहां पर आप 5 काउंट करोगे, तो तीसरा एक्सक्लूजन यहां पे कौन हो जाएगा? जॉइंट ओनर्स।
तीसरा एक्सक्लूशन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जॉइंट ओनर्स। अगर दो जॉइंट ओनर्स है तो उनको दोनों को दो नहीं एक ही माना जाएगा, दे विल बी कंसिडर्ड एज वन, राइट। ये आया समझ में? ये आया समझ में आपको? दो लोग अगर मिलके एक शेयर को होल्ड करेंगे तो आप दो काउंट नहीं करोगे, दे विल बी काउंटेड एज वन। दूसरा मैं यहां पर आपको बोलता हूं, देन देयर आर लेट्स से 10 करंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ठीक है। और यहां पर आपके पास है लेट्स से 10 एक्स एम्प्लॉयज हु परचेज्ड बिफोर दे लेफ्ट द जॉब। और मैं यहां पर आपको बोलता हूं 10 एक्स एम्प्लॉयज who purchased after they left the job, after they left the job। अब आप मुझे बताओ, क्या इस कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा मेंबर्स हो गए क्या? आपको ये चेक करके बताना है। So I'll give you 2 minutes to answer this question. Just think, और उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन पे आंसर करो। सो यहाँ पे एमी और अपराजिता ने आंसर कर दिया, स्मिथ भी आंसर नो बोल रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा, देखो 225 में तो यहाँ पर तो हम सिर्फ 5 को ही काउंट करेंगे, ओनली 5 वुड बी काउंटेड, और जो बैलेंस 5 होगा वो यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि आपने डबल डबल काउंटिंग कर दिया, 5 2s आर 10, राइट। सो यहाँ पर आप 5 को एक्सक्लूड कर दोगे तो इधर से ये 5 लोग आपके पास से चले जाएंगे। फिर अगर आप ये देखोगे जो करंट 10 एम्प्लॉयज है इनको भी काउंट नहीं किया जाएगा, ये 10 भी आपके यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे। और जो करंट एम्प्लॉयज है जिन्होंने बिफोर वो परचेज द शेयर्स बिफोर, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ये भी आपके लिए एक्सक्लूड हो जाएगा, क्रॉस, करेक्ट। और 10 एक्स एम्प्लॉयज हु परचेज आफ्टर द जॉब, ये तो काउंट होंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, आप 225 देखोगे तो 225 में से -5, देन -10 एंड देन -10, तो कितना हो गया ये आपके लिए, ये हो गया 200 मेंबर्स। सो हैज द कंपनी कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजंस? आंसर इज नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज नो, company has not contravened, company need not convert itself into a private limited company। आप बताइए, does this makes sense? Does this make sense to all of you? Right? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन है। फिर आप इस पॉइंट के लिए ऑल्सो चेक आरटीपी। हम जब आरटीपी करेंगे तो उसके ऊपर भी आएगा, आई थिंक पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आरटीपी, और आई थिंक पास्ट ईयर क्वेश्चन में आरटीपी में तो है ही डेफिनेटली ये, लेकिन पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर भी रहेगा, तो हम चेक कर लेंगे इसको।
ये आपके पास आता है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर क्या, नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन ऑफ अ स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी का ही एक पार्ट है। इसमें क्या बताया है, द प्राइवेट कैपिटल, द पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस। बाकी आप छोड़ देना, बस इतना ध्यान रखना, द पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakh rupees and the turnover as per the last P&L account does not exceed 2 crore rupees। आप सिर्फ इतने से पॉइंट को ध्यान रखना। आगे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों में, उसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर। इसको आप इग्नोर कर देना, ये आपको खाली परेशान करेगा, राइट। तो इसको आप इग्नोर करो, जब सीए इंटर में आओगे तो इसको पढ़ेंगे हम। अभी आप इसको छोड़ दो। अभी आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा, अभी आपके लिए ये रहेगा, द पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। दोनों में से कोई भी एक अगर एक्सीड कर गया तो समझ जाना राणा तो गियो, ठीक है। अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको नॉर्मल कंपनी के अंदर। सो इफ एनी वन, राइट, इफ एनी वन exceeds, right, then it will no longer be called as a small company। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसका स्टेटस जो है स्मॉल कंपनी का, वो स्टेटस इसके पास से निकल जाएगा। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, स्मॉल कंपनी इज नथिंग, स्मॉल कंपनी इज जस्ट अ स्टेटस। सो द स्टेटस विल बी विड्रॉन, द स्टेटस ऑफ small company will be withdrawn। बस आपको ये ध्यान रखना है। सो गवर्नमेंट को लगता है 50 लाख रुपए तक अगर आपका कैपिटल है और 2 करोड़ से या उससे कम आपका पेड अप क्या आपका टर्नओवर है साल में आपका इतना ही, तो आप छोटे कंपनी हो, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको स्मॉल कंपनी, छोटे मझोले कंपनी माना जाएगा। लेकिन अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है तो भाई फिर तो आपको स्मॉल कंपनी कैसे बोलेंगे। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो भी आप यहाँ पे स्मॉल कंपनी नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। बस इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जो स्मॉल कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकता, स्मॉल कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। और अगर आप एक कंपनी ऐसे हो जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंदर आया है तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। सो अ कंपनी विच इज होल्डिंग कंपनी विल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। सो दीज 4 कंपनीज कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, कैन नॉट गेट द स्टेटस ऑफ small company, it cannot get the status of small company। ये आपको ध्यान रखना है, इट कैन नॉट गेट द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ये वाला पार्ट आपके लिए? ओके चलिए फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो स्मॉल कंपनी में ये दोनों पॉइंट्स आ गया दोनों। फिर आप देखिए आपके पास पब्लिक कंपनी। अब लाइफ में अगर कुछ सबसे ज्यादा सिंपल अगर कोई है तो वो मुझे लगता है पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है। सबसे सिंपल अगर लाइफ में कुछ मैंने देखा है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? तो कितना एकदम इजी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। खत्म काम। ये मिनिमम पेड अप कैपिटल और का तो लफड़ा वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके आगे तो मैं वैसे ही इसको हाईलाइट खत्म कर देता हूँ। तो लाइफ में इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सब मोह माया त्याग चुका है बेचारा, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन। पर एक काम करना, शान पट्टी मत दिखाना कि प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में जाकर बोल दो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। फिर तो वो वैसा वाला बात हो जाएगा, तेरा घर का है मेरे घर के सामने, मेरा घर का है तेरे घर के सामने, दोनों का है आमने सामने, एड्रेस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी।
Private company is well defined, and in case of private company you just have those restrictions in your articles of association. Simple, बस ये आपको ध्यान रखना, राइट अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो इसका प्रोवाइजो है, इसके प्रोवाइजो के ऊपर आप गौर फरमाइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा तहस नहस हो सकता है आपका पूरा का पूरा मीनिंग, ये हम बाद में देखते हैं, बट फिलहाल आप ये देखो, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम भाई जितना आपका औकात लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो इसे दिया हुआ है सब्सिडरी कंपनी, नाउ यू आल्सो अंडरस्टैंड अ सब्सिडरी कंपनी। तो आप ये देखो, ये जो एच लिमिटेड है, ठीक है, ये है एक पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब इस एच लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, तो टेक्निकली ये जो एच लिमिटेड है ये कंट्रोल करता है एस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एस लिमिटेड क्या बन गया, सब्सिडरी कंपनी, हाँ या ना। ये एस लिमिटेड क्या बन गया, सब्सिडरी कंपनी, यस और नो। दिस इज व्हाट, दिस इज द होल्डिंग कंपनी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ये है होल्डिंग कंपनी, ये है सब्सिडरी कंपनी। अब ये सब्सिडरी किसका है, दिस इज द सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो वैसे क्या है, वैसे तो ये है एक प्राइवेट कंपनी, बट दिस इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, है कि नहीं। नाउ सिंस दिस इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो दिस विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अब डीम्ड का क्या मतलब होता है, नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड। डीम्ड प्रोविजन क्या हो जाता है, डीमिंग प्रोविजन मैंने आपको पहले भी बताया था। डीमिंग प्रोविजन क्या होता है, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। कैन दैट सब्सिडरी कंपनी इंडिपेंडेंटली इशू शेयर्स, एब्सोल्युटली अपराजिता, सब्सिडरी कंपनी कैन डू एनीथिंग व्हाट इट वांट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस खाली ये है कि उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, होल्डिंग कंपनी के हाथ में, बाकी दोनों कंपनी अलग अलग है, ठीक है, राइट, दोनों कंपनी अलग अलग है। बट यहां पर ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, hence this will be deemed to be a public company. It can remain as a private company by its articles of association. So it's a private company by its articles of association. ये देखो, by the articles of association, S limited क्या है, S limited is a प्राइवेट कंपनी, बट दिस विल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी, मतलब सारे के सारे पब्लिक कंपनी के कंप्लायंसेस इसको करने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, दिस इज क्लियर गाइस, दिस इज क्लियर। नाउ प्लीज रीड दिस प्रोवाइजो, इस प्रोवाइजो को आप पढ़ो, इस प्रोवाइजो को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल सैम टू सैम है, ठीक है, जो अभी नीचे हमने बनाया यहाँ पे, आप ये देखिए, इस प्रोवाइजो को आपको पढ़ना है। प्लीज चेक, does this make sense, does this make sense। बताओ, does this make sense। does this make sense guys, please confirm। ओके, चलिए, फिर आपके पास है ये होल्डिंग कंपनी। तो देखो मैंने आपको बताया था होल्डिंग एंड सब्सिडरी आर रिलेटिव्स, राइट, दैट्स अ रिलेटिव टर्म। एमी बोलती है कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन, एब्सोल्युटली आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन। आप ये देखो, देखो लॉ में सबसे पहले एमी आर यू क्लियर अबाउट द डीमिंग प्रोविजन,
डीम्ड वर्ड का मतलब आपको पता है ना? डीम्ड वर्ड का मतलब पता है ना? आप अपने घर में रूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटे से आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, आपने अपने मोबाइल फोन को टच भी नहीं किया, पर आपके फोन को जैसे ही आपने टच किया, ठीक है, आपको देखा किसी का व्हाट्सएप है, आपने जैसे ही व्हाट्सएप को खोलने के लिए फोन को टच किया, क्या हो गया? इतने में मम्मी रूम में घुस गई, और मम्मी रूम में घुस के आपको डांटती है, सू करे छे, पढ़ाई कर लो। आया समझ में? तो वहां पर क्या मान लिया जाएगा? इट इज डीम्ड कि आपने 1 घंटे पढ़ाई नहीं करी है। भले ही आपने पढ़ाई करी हो, लेकिन क्योंकि आंटी ने आके आपको जब रूम में एंटर किया तो पढ़ते हुए तो देखा नहीं, उन्होंने तो आपको मोबाइल फोन के साथ देखा, तो इट विल बी डीम्ड कि आप वहां पे क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। आया समझ में? तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है डीमिंग प्रोविजन का। तो जब हम बात करते हैं डीमिंग प्रोविजन का, तो लॉ में क्या बोला हुआ है? लॉ में बोला हुआ है कि एक कंपनी है, ठीक है, सो हियर वी हैव दिस कंपनी, लेट्स से दिस इज एबीसी लिमिटेड, और एबीसी ज्यादा अगर अच्छे से लिखूं तो दिस इज एबीसी, दिस इज प्राइवेट लिमिटेड। अब आप मुझे बताओ, ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? इज एबीसी अ प्राइवेट कंपनी और इट इज अ पब्लिक कंपनी? This is a public company or this is a private company? Private company, correct? So this is what? This is a private company. अब मैं आपको बोलता हूं, ये जो कंपनी है, इसको कंट्रोल करता है कौन? इसको कंट्रोल करता है एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ये क्या है? ये एक पब्लिक कंपनी है, करेक्ट? सो टेक्निकली दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, बट this is also a subsidiary of a public company, है कि नहीं? It is also a subsidiary of public company. Yes or no, Amy? Now, because it is subsidiary of a public company, this will be what? This will be deemed to be a public company. This will be deemed to be a public company, irrespective that by the articles of association it is a private company, but still this would be deemed to be a public company. अब मुझे बताओ, गॉट इट? चलो, तो इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचो, फोटो, और फोटो खींच के मुझे बताओ। डन? डन, ओके। वैसे ऐसा कितनों के साथ हुआ है कि आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल फोन को टच किया, घर पे कोई बड़ा रूम में एंटर कर गया, और आपको डांट पड़ाओ ये बोलते हुए कि दिन भर मोबाइल फोन पे लगे रहते हो? ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? इट यूज टू हैपन विद मी। मेरे साथ मोबाइल फोन पे नहीं होता था, मेरे साथ कंप्यूटर पे होता था। ऑलवेज, रितिका बोलती है ऑलवेज, स्टोरी ऑफ माय लाइफ, राइट? चलिए, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का मैंने आपको रिलेशन ऑलरेडी बता दिया। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी के अंदर आपके पास क्या रहता है? वेर यू हैव मोर देन वन हाफ ऑफ द। अब ध्यान रखना, ये जो शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल वर्ड हट गया है। इस शेयर कैपिटल की बजाय यहां पर क्या वर्ड आ गया है? वोटिंग राइट्स। वन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल नहीं, वन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स यहां पर आपके पास जरूरत होगा। तो या तो आप कंट्रोल करते हो उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या फिर आप मोर देन 50%, मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स आप यहाँ पे एक्सरसाइज करते हो, ठीक है? इसके अलावा ऑल दिस पार्ट यू कैन इग्नोर एज ऑफ नाउ। इस वाले पार्ट को आप एज ऑफ नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हो? दिस इज टू बी इग्नोर्ड फॉर यू। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी इफ बी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए, and if B can, without the consent or approval of any other person, appoint or remove the majority of the directors. तो A यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी बन जाएगा। ऑल्सो मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ पर वर्ड क्या यूज होगा? वोटिंग राइट्स।
the word which would be used here will be your voting rights. Then B is subsidiary of A and C, and C is subsidiary of B, तो in that case C will also be, तो वही जो मैंने आपको बताया, A की subsidiary B, B की subsidiary C, C की subsidiary D। तो डी बेचारा सबसे गरीब, तीन जने इसको कंट्रोल करते हैं, ए भी कंट्रोल करता है, बी भी कंट्रोल करता है, सी भी कंट्रोल करता है। सी दूसरा गरीब जिसको ए बी कंट्रोल करते हैं, और बी फर्स्ट लेवल गरीब जिसको ए कंट्रोल करता है, और ए बेचारा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो सबको कंट्रोल करता है यहाँ पे, ठीक है। सो ए, इसको हम क्या बोलते हैं, ए विल बी कॉल्ड एज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इसका पैसा इधर, इसका पैसा इधर, इसका पैसा इधर, ये वाला, उस हिसाब से। फिर ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टेटस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी, दैट वुड बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी हियर। फिर देखिए आप एसोसिएट कंपनी, तो एसोसिएट कंपनी में यही बताया है, इट मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज गॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को कैसे समझाया हुआ है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब आपके पास एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर हो या कंट्रोल हो आपके पास, 20%, आपको ये ध्यान रखना है, 20% इज द लिमिट। बट एसोसिएट कंपनी इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, एंड दैट्स वेयर आई से कि 20 से लेके 50% तक का जो रेंज है वो आपका किसके लिए है, दैट इज फॉर द एसोसिएट कंपनी। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इसको हटा दो, इस सबको हटा दो, ये नालायक है ये लोग, घुमा फिरा के कहाँ से डेफिनेशन को कचरा करके रख के ये सब कर दिया कंफ्यूजन के लिए, तो इसको हटाओ। और ध्यान रखना एक जॉइंट वेंचर भी अगर होता है तो उसको भी हम एसोसिएट कंपनी यहाँ पर बोलते हैं। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है ये आप डेफिनेटली अकाउंट्स में पढ़ोगे। फिर आपके पास है लिस्टेड कंपनी, जिसके कोई भी सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन द लिस्टेड कंपनी। ये भी कितना लाइफ में सरल है कि नहीं, कोई मतलब मोह माया नहीं इस बेचारे को। देखो सिंपल सा पॉइंट, अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन द लिस्टेड कंपनी, राइट। फिर आप देखिए आ जाता है आपके पास गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी में आप देखना 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, 51%, ये 51% है, मोर देन 50 नहीं है, 51%। तो 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल किसके पास होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या इकट्ठे इन दोनों के पास हो तो भी चलेगा, तो उस कंपनी को फिर हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये 51% आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, बिक गई है गवर्नमेंट वो भी हो सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, बिक गई है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, और दोनों बिके हुए स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी होगा चलेगा यहाँ पर। फिर आता है आपके पास फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी के लिए मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा कंपनी है जो कि कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ है, विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच हैज गॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, एंड इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो आप अगर चेक करो ebay.com, आपको ये वेबसाइट के बारे में पता है, ईबे, डू यू नो अबाउट ईबे, राइट। अब देखो ईबे कहां पर इनकॉर्पोरेट हुआ है, ईबे इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, करेक्ट। डज इट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, डज इट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आंसर इज यस, इट हैज गॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ऑनलाइन आप करते हो ना, ईबे से शॉपिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या बन गया, दिस इज अ फॉरेन कंपनी। सेम वे आप चेक करो फेसबुक, फेसबुक कहां पर इनकॉर्पोरेट हुआ है, फेसबुक इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। क्या फेसबुक इंडिया में है, एब्सोल्युटली, तो फेसबुक इज आल्सो अ फॉरेन कंपनी, राइट। तो आपको ये देखना है प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या, तो ये यस किसके लिए था, प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। तो अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इन इंडिया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो कंपनीज है, डोनाल्ड ट्रंप के कंपनी सब यूएस में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, बट दे डोंट हैव एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सो इफ दे डोंट हैव एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, then that is not a foreign company, then it will just be a body corporate। तो ये आपके पास आता है। फिर आपके पास रहेगा सेक्शन 8 कंपनी। तो ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ये बेसिकली आप क्यों इनकॉर्पोरेट करते हो, ये आप इनकॉर्पोरेट करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट, रिलीजन, राइट, एडुकेशन, इन सब को आपको यहाँ पर करना है।
अब ये जो कंपनीज हैं ये ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमाती, ये प्रॉफिट कमाती हैं, बट ये जो प्रॉफिट होगा इनके प्रॉफिट को ये दोबारा से लगा देंगे कहाँ पे, अपने इसी ऑब्जेक्टिव के अंदर। और ये प्रोहिबिट करते कि अपने मेंबर्स को कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं देंगे। तो आपने फिक्की, एसोचैम, इन सब के बारे में सुना होगा, राइट? CII, फिक्की, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ऑल दीज आर योर सेक्शन 8 कंपनी। इसके अलावा भी आपको कई सारे सेक्शन 8 कंपनी देखने को मिलेंगे जो कि स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब ये जो सेक्शन 8 कंपनी है, इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चाहिए। दे नीड द रजिस्ट्रेशन, और आई वुड से दे नीड द लाइसेंस, ठीक है? दे नीड द लाइसेंस। अब ये लाइसेंस इनको कहां से मिलेगा? द लाइसेंस वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको लाइसेंस मिलेगा। एंड हु इज द सेंट्रल गवर्नमेंट? द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी द रीजनल डायरेक्टर हियर, ठीक है? जो मैंने आपको याद है बताया था, रीजनल डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर और उसके नीचे ROC। तो ये जो रीजनल डायरेक्टर है, ये रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, इनको यहाँ पर लाइसेंस देगा कि ठीक है आप यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम कर सकते हो। और जब ये सेक्शन 8 कंपनी की तरह आ जाएंगे तो इनके पास काफी सारे प्रिविलेजेस होते हैं, और हालांकि रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, बट बहुत सारे यहाँ पर आपके प्रिविलेजेस भी होते हैं। और इनका जो लाइसेंस है ये वापस भी ले लिया जाएगा, दिस लाइसेंस वुड बी रिवोक्ड अगर ये कंपनी क्या करता है, इफ दे कॉन्ट्रावीन्स एनी रिक्वायरमेंट और एनी कंडीशंस ऑफ द सेक्शन और ऑफ द लाइसेंस जिनके ऊपर इनको लाइसेंस मिला है, या फिर फ्रॉडुलेंटली कुछ भी गलत काम करते हैं, तो इनका जो लाइसेंस होगा, ये लाइसेंस इनके तरफ से यहाँ से निकाल दिया जाएगा, राइट? सो वेयर द लाइसेंस इज रिवोक्ड, तो क्या होता है, जैसे ही आपका लाइसेंस रिवोक होगा, देखो बेसिकली क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे पहले गांव वगैरह में भी आप देखो, या मूवीज के अंदर भी ऐसे दिखाते थे कि लड़का हाथ से निकल गया, लड़की हाथ से निकल गई, बहुत बदमाशी करते हैं, तो क्या करो, बोले शादी करा दो, यही वाला रहता है। तो यहाँ पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या बोलेगा कि देखो ये जो सेक्शन 8 कंपनी है जिसको हमने लाइसेंस दिया था, ठीक है, ये सेक्शन 8 कंपनी कौन सा, ये सेक्शन 8 कंपनी बदमाश, ठीक है, ये सेक्शन 8 कंपनी बदमाश है। और हमारे पास एक और सेक्शन 8 कंपनी है विच इज अ गुड सेक्शन 8 कंपनी, तो इसका लाइसेंस को क्या किया जाएगा, रिवोक, ठीक है? तो इसके लाइसेंस को रिवोक करेंगे, और इसके लाइसेंस को रिवोक करा के मंगलम भगवान विष्णु हो जाएगा इसके साथ, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, अमेलगमेट, इसको हम बोलते हैं अमेलगमेट। तो हमने देखा ना, कंपनी कैन नॉट मैरी, तो कंपनी कैन मैरी दिस वे, अमेलगमेशन। तो यहाँ पर आप ये देखो, जैसे आपके पास है ये एक ABC कंपनी और ये है PQR, तो ये देखो ये है ABC और ये हो गया आपके पास PQR। तो ABC वो बदमाश वाला सेक्शन 8 कंपनी है जो यहाँ पर फ्रॉड वगैरह किया या कुछ भी यहाँ पर जो प्रोविजंस थे उसको कॉन्ट्रावीन कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ABC लिमिटेड को मर्ज कर दिया जाएगा विद PQR लिमिटेड, और फिर बाद में क्या बचेगा, सिर्फ PQR लिमिटेड रह जाएगा, ABC लिमिटेड यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ध्यान रखना, किसी भी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज नहीं करेंगे, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों सेम। तो ध्यान रखो, जब ऐसे घर वाले जबरदस्ती इस तरह से शादी कराते हैं, तो ध्यान रखना, कभी आपने सुना है इंटर रिलीजन शादी करवा दी या इंटर कास्ट शादी करवा दी जबरदस्ती, कभी आपने ऐसा देखा, जबरदस्ती इंटर कास्ट शादी करवा दी या इंटर रिलीजन शादी करवा दी, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट जबरदस्ती शादी करवा रहा है, तो किसके साथ कराएगा, सेम कैटेगरी का, सेम कैटेगरी का, राइट? तो आपको ये देखना है, जैसे ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड स्पोर्ट्स में था, ठीक है, और PQR लिमिटेड जो है, लेट्स से वो कल्चर के लिए है, तो ध्यान रखना ये रिश्ता ना हो पाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं PQR लिमिटेड भी स्पोर्ट्स के लिए है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर ये वाला पार्ट, राइट? कि अगर आपका एक सेक्शन 8 कंपनी है, सबसे पहले तो आप ये देखो, सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अगर उस सेक्शन 8 कंपनी ने रेस्ट्रिक्शंस वगैरह को रिवोक, कहीं पर भी ब्रीच कर दिया, कंडीशंस को ब्रीच किया, कुछ भी बदमाशी करी, तो उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। और लाइसेंस रद्द करके क्या करेंगे, लाइसेंस रद्द करके उसको सेम कैटेगरी के किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा। इसको अमेलगमेशन भी बोल सकते हो आप, इसको मर्जर भी बोल सकते हो, उसको मर्जर करा दिया जाएगा। बोथ द कंपनीज वुड बी मर्ज्ड एंड वी विल ओनली हैव द गुड सेक्शन 8 कंपनी विच विल बी लेफ्ट,
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पेनल्टी कॉन्ट्रावेंशन, दिस इज फाइन, दिस यू कैन एब्सोल्युटली इग्नोर हियर। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका ये एक अच्छा आंसर बन सकता है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स दिए हुए, तो अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो आपका स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा, नाम चेंज कर दिया जाएगा, या आपको बंद कर दिया जाएगा, या फिर आपकी किसी और कंपनी के साथ में अमेलगमेट आपको कर दिया जाएगा। एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो आपको बोला गया यू डोंट यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। नॉर्मली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड लगाएगा, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगा। बट उनको बोला गया है कि एक सेक्शन 8 कंपनी अगर अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज नहीं भी करे तो भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन ये सब ठीक है, आपका नोटिस वगैरह दिस इज ऑल फाइन, ये सब आपका चलता है। ये आपको फॉर्मेशन, ये सब रिपीटेड पॉइंट्स है आपके, तो ये ऑल दिस इज ओके। फिर आपके पास आता है डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी हम लोग कल कवर करेंगे, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट। सो फ्रॉम 9th of Feb हम डोरमेंट कंपनी को पढ़ेंगे। हालांकि 10 मिनट अगर और बैठेंगे, नहीं रहने दो, इट विल बिकम हैवी फॉर यू। ये हम कल कवर करेंगे, डोरमेंट कंपनी को हम कल कवर करते हैं, और फिर आगे हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा आज के लेक्चर का। वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ प्रोविजन टुडे, एंड do just revise today's lecture, right? The lecture anyway gets uploaded, so just revise the lecture, and ये पूरे slides को आप एक बार अच्छे से brush up कर लेना, so that in case you have any doubt you can ask me tomorrow before we start our lecture. So take care, bye bye, and tomorrow